हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल वर्मा है और मैं आज आपके सामने अतुल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक अनुसूची पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि ये हमारे लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से यूपीएससी, पीएससी और न जाने कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन सीधे बनते हैं। और मैं सबसे पहले तो एक चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि क्या है, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड पहले 2 या 3 चीजें सोचा कीजिए, क्योंकि हमें इसकी जरूरत क्यों है, हमें ऐसी क्यों पढ़नी पड़ी, क्यों आर्टिकल्स नहीं पढ़ने पड़े। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये था कि हमारे यहाँ पर आर्टिकल्स की संख्या बढ़ती जा रही, क्योंकि हमारे संविधान बहुत बड़ा है। विविधताओं के कारण देश में विविधता ज्यादा है, तो ज्यादा आर्टिकल्स बनाने पड़े। तो अब इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा सॉल्यूशन निकाला, जो हमारी संविधान सभा बैठी थी 1947 के टाइम पर। 46 में अंतरिम बैठी थी, उसके बाद 47 के बाद में जो आजादी का इंडिपेंडेंट सभा बैठी, जिसमें देश का संविधान रखा गया 1950 से पहले, जिसके अपने हेड हुआ करते थे। संविधान सभा के हेड कौन थे? आपके संविधान सभा के हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उनके द्वारा उन्होंने ये बताया कि जो अनुसूची है वो उसको इसलिए लाया गया क्योंकि हमारे देश का संविधान बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ाते हुए कुछ चीजें ऐसी हैं, विशेष चीजें, जिनको इन चीजों के अंतर्गत डाला जाए, तो इसलिए हमें अनुसूचियों की जरूरत पड़ी। चलिए, तो मैं आज आपके सामने सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अनुसूची स्टार्ट करने से पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब अनुसूचियों की जनसंख्या केवल और केवल इंडिपेंडेंट टाइम पर 8 थी। मगर समय बदला, चीजें बढ़ी और हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती रही। तो आज हमारे प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, क्योंकि टाइम से टाइम बढ़ता जाता है। तो है ना, हमें जरूरत है, क्योंकि इंसान की जरूरतों का अंत नहीं है, और जरूरतों का अंत नहीं है तो चीजें तो अपडेट करनी पड़ेंगी। या तो आप उसी में करेक्शन कर दीजिए, अपडेशन ला दीजिए, या तो कोई नई चीज जोड़ दीजिए। तो हमारी जो 4 अनुसूचियां हैं उनको बाद में जोड़ दिया गया। एक 1951 के टाइम पर जब है ना भूमि सुधार को जोड़ा गया, नवा। फिर है ना राजीव गांधी जी आए 1985 में, तो उन्होंने है ना दल बदल कानून को तो जोड़ा। फिर हमारे पास अब इन सब के बाद एक नगर प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। नगर प्रशासन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलो, मैं ये चीजें तो आपको आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं टॉपिक में आपकी पहली अनुसूची को डिस्क्राइब करता हूँ। हाँ, तो मैं आपके ऊपर पढ़ा रहा था पहली अनुसूची। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल में सबसे पहले क्या क्या आता है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एक्चुअली में हुआ क्या है कि जैसे कि हमारे देश में किसी नए राज्य का निर्माण करना है हमें, या किसी नए राज्य को हटाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई आर्टिकल को ना लेने की बजाय, किसी चीज का अपडेशन लेने की बजाय, अपडेशन तो लेते हैं लेकिन है उसको फर्स्ट अनुसूची में डाल देते हैं। जैसे कि 370 जब हटाई तो उस समय पर क्या था कि एकदम से उसको है ना यूनियन टेरिटरी बना देना या उसको राज्य बना देना बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि अभी तो उसका घोषित हो गया है पूरी तरीके से यूनियन टेरिटरीज है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लेकिन सबसे पहले उसे फर्स्ट शेड्यूल में डाला गया। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं, उनको अंदर किस तरीके से, जैसे दादरा नगर हवेली को एक साथ जोड़ दिया गया है। अब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्टेट्स है, तो सबसे पहले हमारे देश के अंदर अभी करंट में 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज 8 है। दादर और नागर हवेली जो कि अलग अलग हुआ करती थी, उनको अब एक साथ जोड़ दिया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 बढ़ा दिए गए हैं। पहले ये राज्य हुआ करते थे, अब ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, दिल्ली की तरह। हालांकि दिल्ली का एक कंसेप्ट अलग है कि उसको एनसीआर को उसमें फॉर्म में दे दिया गया है, चंडीगढ़ का मान सकते हो आप। अब इसी तरीके से अपनी दूसरी अनुसूची आती है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में सैलरी है, पेंशन है, अलाउंस है, ये सारी चीजों को इसके अंदर रखा गया। अब इसके अंदर सारी चीजों को रखा गया, मतलब किस तरीके से भत्ते दिए जाएंगे, किस तरीके से इनकी तनख्वाहें बांटी जाएंगी, कैसे कहाँ से तनख्वाह दी जाएंगी। जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी आप जानते हो भारत की संचित निधि से दी जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जब देश में संविधान का फेल्यूर हो जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो उस समय केवल और केवल सारा प्रशासन उसके हाथ में प्रेसिडेंट के हाथ में दिया जाता है। जैसे कि दिल्ली में पहले आपका रिसेंटली केस पहले सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, कहीं है ना कहीं की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया करते थे। तो राष्ट्रपति हमारा मुख्य व्यक्ति है। ये चीजें क्या है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मैं जो चीज आपको बताता हूँ आप उसको राइट डाउन कर लीजिए। तो अगर आप जब तक इसको राइट डाउन नहीं करोगे ना, जब तक अपने हाथों से लिख नहीं लोगे ना, आपको चीजें याद नहीं होंगी। और मैं जैसे बोलता हूँ ना,
तो जैसे मैंने आपको शेड्यूल में बोला कि है ना कौन कौन से राज्यों को करना, तो इन सबको सोचो समझो और उनको अपनी अपनी लैंग्वेज लिख दो। देखो ऐसा है कि आप है ना किसी बच्चे वाला एग्जाम तो पढ़ नहीं रहे हो, आप यूपीएससी पढ़ रहे हो, आपको यूपीएससी में आपको फैक्ट पढ़ा सकता हूँ। फैक्ट के अंदर जो स्टोरीज बताता हूँ ना, वो स्टोरी मैं आपको इसलिए बताता हूँ जिससे आपको चीजें याद रह जाए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लर्न करना है, लेकिन आपको सीख कर यहाँ से ज्यादा से जाना है। जैसे कि आप रिवीजन दो तो केवल और केवल 20 से 30 मिनट का लेक्चर 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाए, ये रीजन है। और अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने तहे दिल से पढ़ें, चीजों को समझें, एक्सप्लेनेशन समझें। जैसे चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, सभापति और उपसभापति, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलो मैं एक छोटी सी बता रहा हूँ। राज्यसभा जो है अपना उच्च सदन मानी जाती है, राज्यसभा मानी जाती है। सेंट्रल में राज्यसभा और लोकसभा होती है। उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को। ठीक उसी तरह है ना अपने राज्यों में दो होती है, एक होती है विधान परिषद, एक होती है विधानसभा। विधान परिषद को उच्च परिषद उच्च सदन माना जाता है और लोकसभा और उसको विधानसभा को निम्न सदन माना जाता है। एक चीज और है कि कई कई जगह पे तो है ना मतलब केवल देश के 8 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सारे राज्यों में केवल विधानसभा है। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यूपी काफी बड़ा है तो अब विधान परिषद बना दी गई है। ऐसी काफी सारी 7 जगह और है, बिहार है अपनी, ठीक है। स्पीकर ऑफ डेप्यूटी, और राज्यसभा के अंदर सभापति होता है, ठीक है, और उपसभापति होता है। और ऐसे ही विधान परिषद के अंदर सभापति होता है और उपसभापति होता है। लोकसभा के अंदर अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के अंदर। अब क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, इसकी तनख्वाह भी दूसरी अनुसूची के अंदर रखी गई। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता है हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। हाई कोर्ट अपने राज्यों के हिसाब से बना दिए गए, जैसे कि लखनऊ में है, यूपी का, एमपी का अपना जबलपुर में है हाई कोर्ट है, और उसकी सब डिवीजन है, 2 ग्वालियर और इंदौर के अंदर है। ठीक उसी तरीके से इस तरीके से बटे हुए। चलिए मैं आपको आज टाइम ना देते हुए, क्योंकि मेरे पास क्या कंटेंट बहुत ज्यादा है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज्यादा मतलब चीजों को कम बोलते हुए मतलब मैं ज्यादा आप कंटेंट समझा सकूं, इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप इनको लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको बार बार बोलूँ, क्योंकि मैं आपको यूपीएससी का पूरा एग्जाम का सिलेबस और कंटेंट देना चाह रहा हूँ कि आप किसी प्रीलिम्स एग्जाम में आपके कम ना रह जाए कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना चाह रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लॉकडाउन का समय थोड़ा सा घर पे फोकस होकर पढ़ें और ये चीजें पढ़ें। जैसे थर्ड शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची, इसमें क्या शपथ का रखा गया प्रावधान कि कौन व्यक्ति के मतलब कौन सी, जैसे कि अपना यूनियन है, संघ सरकार है, तो उसके अंदर जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर रामविलास पासवान है, अपना अमित शाह जी हैं, अपने प्रधानमंत्री जी हैं, ये सारे के सारे इनकी शपथ। और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के अंदर भी अपना मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री, इन सबके जो वो है ना शपथ है वो इसके अंदर रखी गई है। और मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है ना उनकी शपथ का प्रावधान भी इसी में। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, इसकी भी शपथ का प्रावधान इसी में है, पर इसमें 3 व्यक्तियों की शपथ का प्रावधान नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है, ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें हर कोई याद कर लेता है। इसमें किस किस की शपथ का वो नहीं है प्रावधान, राष्ट्रपति जी का नहीं, उपराष्ट्रपति जी का नहीं, गवर्नर का नहीं। मैं लिख देता हूं इसमें आपको, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और गवर्नर, ये 3 है ना, इनका शपथ का प्रावधान इसमें नहीं है। फोर्थ शेड्यूल आता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। आपको पता है कि हमारे राज्यसभा 6 साल के लिए होती है, उसके अंदर लिमिटेड व्यक्ति। और एक चीज और है राज्यसभा की, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका उसके है ना हर 2 साल में 1/3 व्यक्ति रिटायर मांगते हैं और उसके नए लिए जाते हैं। तो ये क्या है, इसलिए रखा गया स्थायी सदन, क्योंकि लोकसभा तो देखो आपको पता है कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती है। कभी भी किसी भी पार्टी की लोकसभा कैंडिडेट को किसी ने खरीद लिया या कुछ हो गया या है ना, तो वो दूसरी सरकार बनाने के लिए एकदम से मतलब देश में कोई आपातकालीन स्थिति आ गई और पता चला कि हमारी लोकसभा है ना सदस्य बिक गए एक तरफ के और दूसरी पार्टी में जाके मिल गए, तो अब इस समय पे देश में व्यवस्था कौन संभालेगा?
राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अकेले थोड़ा कुछ कर देगा, तो उस समय राष्ट्र हमारे देश की व्यवस्था किसके अंतर्गत काम करेंगी? राज्यसभा के अंतर्गत काम करेंगी, सभापति के अंतर्गत काम करेंगे, राष्ट्रपति जी दिखेंगे। और एक और चीज, जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो सभापति होता है राज्यसभा का, ये चीज भी आपको पता होती है। और एक चीज और, जो उपसभापति होता है, आप चाहो तो इसमें लिख लो, उपसभापति जो अपना वाइस प्रेसिडेंट है, उसको जो सैलरी मिलती है ना, वो सभापति के रूप में नहीं मिलती, उसको है ना वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं मिलती, सभापति के रूप में मिलती है। ठीक है, डेप्यूटी, ये उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन के अकॉर्डिंग मिलती है उसको सैलरी, ना कि आप जो सोचोगे उपराष्ट्रपति तो उसको सैलरी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको फोर्थ शेड्यूल बता चुका हूँ, कौन कौन से राज्यों में कितनी कितनी सीटों का आवंटन होना है राज्यसभा में। क्योंकि राज्यसभा में क्या किया गया है कि राज्यसभा जो है लिमिटेड, मतलब जनसंख्या को लेकर उसकी सीटों का आवंटन कर दिया गया है। 250 सीटें मैक्सिमम है उसकी, 245 करंट में है, और यूपी के अंदर 31 है, एमपी के अंदर 11 है, ऐसी सभी जगह पर इसकी सीटों का आवंटन कर दिया गया है। और दूसरी बात, फिफ्थ शेड्यूल एरिया, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे क्या है ना, कुछ जनजातियां रहती है, विशेष प्रकार की जनजातियां रहती है। अब उन जनजातियों के साथ में क्या है कि अब देखो, अब जैसे कि आपको सबको पता है कि है ना, देश में मिक्सअप हो गया सारा की सारा काम। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों में अगर हम सबको मिक्सअप कर देंगे ना, तो वहाँ के जो कल्चर है ना, वो नष्ट हो जाएगा, कल्चर नष्ट हो जाएगा। उसके कल्चर को नष्ट ना होने दिया जाए, उसकी मतलब जो भी है प्रथाएं जो चल रही है वो चलती रहे। क्योंकि आपको पता है कि हम क्या है, अब जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन का सिस्टम आ गया, हमारे देश का कल्चर कुछ अलग हुआ करता था, भारत देश एक अलग कल्चर का था, लेकिन आजकल ट्रेडिशनल खत्म होता जा रहा है। आपको सबको पता है कि मैं भी हूँ या जो भी है, तो किस तरीके से ये चीज को देखते हुए सरकार ये चाहती थी, मतलब उस टाइम पे जो विधान परिषद जो चाहते थे कि वहां का ट्रेडिशनल कल्चर खत्म ना हो, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि फिफ्थ शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों को रख दिया गया। मतलब वहां पर आपको जाने के लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा, अगर आप परमिट लेते हो तभी आपका वहां पर जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर जाने से रोका जा रहा है, या आपको वहां पर रहने नहीं दिया जाएगा, या आप वहां के रहने के अनुकूल नहीं है, आप सब कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ये अपने देश का भाग है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर कुछ रूल्स और रेगुलेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, जिससे कि अपन उनके कामों में दखलंदाजी ना दें। क्योंकि देखो, वो रहते हैं अलग तरीके से, वो अपन रहते हैं अलग तरीके से, कहीं ना कहीं अपन जाएंगे तो उनके अंदर थोड़ा सा चेंजेस तो अपने अकॉर्डिंग आएगा, तो उस चेंजेस को ना किया जाए, इसी चेंजेस को ना होने दिया, उनकी प्रथाओं का लोप ना हो, इसलिए इस शेड्यूल को रखा गया, जिससे कि और स्पेशल राइट दे दिए गए। ऐसे 6 शेड्यूल है, ट्राइब्स एरिया, जनजाति क्षेत्र। अब जनजाति क्षेत्र क्या होते हैं, इनको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग रख दिया गया है, क्योंकि वहां पे क्या जंगल वगैरह है, स्पेशल अथॉरिटी दे दी गई कि अगर हम इसको कर देंगे सभी लोगों के हवाले, तो वो अपने होटल्स, मॉल्स और वगैरह वगैरह चीजें खोलना शुरू कर देंगे, जो हमारे पर्टिकुलर एरियाज हैं। चलो ये चीज तो ऐसा नहीं है कि है ना असम में, मेघालय में ये सब चीजें नहीं है, ये सब चीजें हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर जगह पर है। उसके अलावा जो पर्टिकुलर एरिया है ना उनका, वो है ना विभाजित कर दिया गया है कि आप इस एरिया में ये चीजें हैं, यहाँ पे ये ट्राइब्स रहती हैं, आप इनके बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है। तो अब ये 6 शेड्यूल अपने हो गए, तो मैं आपको अपनी अब अगली समझाना चाह रहा हूँ 7वां शेड्यूल।